समृद्धि और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आजकल प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है और साथ ही प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को फसलों के साथ साथ पशुपालन पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उनको आर्थिक नुकसान नहीं हो। इसकी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। कृषि राज्य मंत्री ने कहा, कृषि से ही आत्मनिर्भर बनेगा भारत। रजनीगंधा की नई किस्म हुई विकसित और किसान भाई गेहूं में करें पत्ती झुलसा रोग का नियंत्रण। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि एकीकृत कृषि को अपनाकर किसान न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं बल्कि देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक ने अपना 60वां स्थापना दिवस बनाया। इस मौके पर किसान मेला और कृषि पशुपालन प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने फीता काटकर मेला कार्यक्रम और खरगोश पालन यूनिट का शुभारंभ किया। साथ ही विभिन्न यूनिटों का अवलोकन भी किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान आय दोगुना करने के लिए सरकार ने अनेक कृषि योजनाएं शुरू की हैं। सरकार खाद बीज से लेकर भंडारण और फसल विपणन तक की सुविधा किसानों को मुहैया करवा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा से किसानों को होने वाले नुकसान पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। किसानों को उद्यमी बनाने के लिए कृषि ढांचागत विकास कोष की स्थापना की गई है। इस कोष से उन किसानों को अनुदान सहायता दी जा रही है जो कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, क्लीनिंग यूनिट, संरक्षित खेती सहित कृषि से जुड़े दूसरे कार्यों के लिए किसानों को सहायता दे रही है। पहले खेती करने वाले किसानों को ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिला करती थी। सरकार ने केसीसी का दायरा बढ़ाते हुए अब इसमें पशुपालन और मछली पालन को भी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि खेती पहले भी उत्तम थी, अब भी उत्तम है और उत्तम ही रहेगी। इस बात को आज के पढ़े लिखे युवाओं को समझने और समझाने की जरूरत है। कृषि को लाभकारी बनाए रखने के लिए किसान को उत्तम कृषि आदान, लागत कम करने के उपाय, भंडारण और मार्केटिंग व्यवस्था पर फोकस करने की जरूरत है। यही कृषि की आधारभूत जरूरत भी है। उन्होंने कहा कि किसान एकीकृत खेती अपनाएं। कृषि जोत के अनुसार उसमें परंपरागत फसलों के साथ साथ फल, सब्जी का उत्पादन लें। लागत घटाने के लिए जैविक तौर तरीकों का उपयोग करें। अतिरिक्त आय के लिए मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन, खरगोश पालन, भेड़ बकरी पालन आदि को अपनाएं। वहीं समूह बनाकर अपने उत्पादों का विपणन करें। उन्होंने बताया कि कृषि लागत घटाने और किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने 10,000 एफपीओ गठन का लक्ष्य रखा है। 10 से 15 किसान मिलकर एक एफपीओ बना सकते हैं। एफपीओ के परिचालन के लिए सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। कृषि राज्य मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का नारा दिया है। मेला कार्यक्रम में दौसा सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हित में मजबूत कदम उठाए हैं। उन्होंने भेड़ बकरी को किसानों के लिए एटीएम बताते हुए कहा कि महिलाएं ऐसे पशुओं का पालन करके वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। मालपुरा विधायक कन्हैयालाल चौधरी ने कार्यक्रम के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की मांग उठाई। कार्यक्रम को टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान संस्थान के निदेशक
डॉक्टर अरुण तोमर ने संस्थान की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संस्थान ने भेड़ और दुम्बे की ऐसी नस्ल तैयार की है जो किसानों की आय दोगुना करने में सहायक है। उन्होंने बताया कि भेड़ की अविशान नस्ल एक ब्यात में 3 से 4 बच्चे देती है। किसानों की आय बढ़ोतरी के लिए भेड़ बकरी पालन के विभिन्न मॉड्यूल संस्थान ने तैयार किए हैं। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने रजनीगंधा की नई किस्म विकसित की है। वैज्ञानिकों ने नव विकसित किस्म को प्रताप रजनी 7 नाम दिया है। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के वैज्ञानिकों ने रजनीगंधा की नई किस्म तैयार की है। वैज्ञानिकों ने नव विकसित किस्म को प्रताप रजनी 7 नाम दिया है। विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर शांति कुमार शर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय पुष्प अनुसंधान केंद्रों पर इस किस्म का परीक्षण किया जा रहा है। यह पुष्प किस्म लैंडस्केपिंग, टेबल डेकोरेशन, भूमि सौंदर्य और फ्लावर एग्जीबिशन के लिए उपयोगी है। इस किस्म का विमोचन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NS राठौड़ ने किया है। उन्होंने कहा कि इसकी कली का रंग हरा रहता है। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 38 सेंटीमीटर है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में इस समय झुलसा और पत्ती झुलसा रोग का प्रकोप होता है। उचित रसायनों का छिड़काव करके इस रोग से फसल को बचाया जा सकता है। गेहूं की फसल में जनवरी माह में झुलसा और पत्ती झुलसा रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। इस रोग से पौधे की पत्तियां संक्रमित हो जाती हैं, जिससे उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए 15-15 दिन के अंतर पर मैनकोजेब 2 किलो अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 किलो चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हमारे प्रदेश के किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन अवश्य करते हैं और इसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य है कि उनको साल भर आमदनी प्राप्त हो। लेकिन पशुपालन भी आजकल एक महंगा व्यवसाय हो गया है, जिसके चलते हर किसान के ये वश में नहीं है। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं, भेड़ पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कम लागत में शुरू करके आप साल भर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। भेड़ों का रख रखाव आप किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी देखने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये विशेष प्रस्तुति। भेड़ हमारे प्रदेश का मुख्य पशुधन है। अमूमन पूरे प्रदेश में हमारे किसान भाई भेड़ पालन करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। भेड़ों पर आनुवांशिकी सुधार एवं नस्ल सुधार के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 4 जनवरी 1962 अविका नगर मालपुरा में की गई। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि जो एक स्मॉल रूमिनेंट होता है, यानी कि भेड़ बकरी, एक होता है लार्ज रूमिनेंट, गाय भैंस वगैरह वगैरह। तो जो स्मॉल रूमिनेंट है, आजकल सरकार का और हमारे संस्थान का तो विशेष इस प्रयास रहा है कि ये भेड़ और बकरियों में नस्ल का सुधार हो, न्यूट्रिशनल स्टडीज़ हो, हेल्थ की स्टडीज़ हो और दूसरे फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ हो, जिससे कि ओवरऑल लाभ मिल सके किसानों को और किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। जैसे कि हम सबको पता है कि जो भेड़ और बकरी है उसको अमूमन तौर पे 5 स्टार एनिमल भी कहते हैं, यानी कि जिसके 5 प्रकार से यूटिलिटी है, 5 प्रकार के उपयोग लिया जा सकता है। जैसे कि वूल है, मांस है, दूध है, मेंगनी है। तो इस प्रकार के, इसलिए इसको 5 स्टार एनिमल भी कहा गया है। और जहाँ तक इसके बात है कि हम पूरे साल इसकी कैसे उत्पादन ले, कैसे ज़्यादा ज़्यादा हम फ़ायदा किसानों तक पहुँचे, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छी नस्ल के हम यहाँ मेंढे रखें, अच्छी नस्ल के हम यहाँ प्रजाति की भेड़ें रखें। क्योंकि जो नस्ल होती हैं वो एक दिन में नहीं बनती हैं, वो सालों साल, कहूँगा कि सैकड़ों साल लग जाते किसी नस्ल को उस प्रकार के वातावरण अपने आप को ढालने के लिए। किसान भाई क्या करते हैं, ये कई बार दूसरी किस्म की नस्ल भी उसे मिक्स कर देते हैं, तो उनको यही नहीं पता चलता कि हम इसमें किस प्रकार का मेंढा का प्रयोग करें। तो अभी हाल में ही अविका नगर ने
5 साल पहले अविशान भेड़ नस्ल का इजाद किया है, जो कि अपने आप में सक्षम है कि उसमें हम वैज्ञानिकों के प्रयास से करीबन इसमें हमने 17-18 साल इस पर लगातार कार्य किया। तो हमने इसमें फेकेंडिटी जीन डाल दिया, फैक भी जीन इसको कहते हैं, जिससे उस भेड़ की क्षमता बढ़ गई। जो भेड़ हमारी भारतीय भेड़ें जो एक बार में एक बच्चा देती है, उसको अब इसके डालने से 2 बच्चे भी दे रही है, 3 बच्चे भी दे रही है, कुछ भेड़ें 4 बच्चे भी दे रही है। जो कि हमारी लीटर साइज़ अपनी भेड़ों में, देसी भेड़ों में 1 थी, वो 1.8 होगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसान भाई इसको पालें तो इसका फ़ायदा उनको लगभग दुगने की तरफ बढ़ा सकता है। इसलिए मैं इस पे थोड़ा एम्फेसाइज़ करना चाहता हूँ, फोकस डालना चाहता हूँ कि किसान भाई इसकी तरफ रुझान करें, देखें कि ये एक बार में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे देने में सक्षम, क्योंकि इसके अंदर वो जीन है, फैक भी जीन, जो इसकी उत्पादकता बढ़ा दी होना। जैसे कि हम सब किसान भाई, कहूँगा कि इनके बच्चे भी कहूँगा, बच्चे भी जानते कि एटीएम क्या चीज़ होती है। एटीएम का मतलब ये कि किसी भी समय, किसी भी टाइम, रात, सुबह, दिन, जब भी पैसे की ज़रूरत हो, जाओ एटीएम मशीन में से, अपने पास आपके अकाउंट में होना चाहिए पैसा, जाओ निकालो और अपना यूज़ करो। इसी तरह से ये भेड़ है। इस भेड़ का क्या है, अगर मान लो किसी भी किसान भाई को, पशुपालक को कोई छोटा मोटा भी काम करना है, तो पता लगा जो उसके पास फालतू की भेड़ें हैं, जो उसके पास फालतू के मेमने हैं, वो आप बेच दीजिए। वो बेच करके पैसे आ गए, आप अपना अपना काम कर रहे हैं। तो किसी भी टाइम, और इसके खरीदार हमेशा हैं। आपको अगर रात को ही बेचनी है तो रात को ही बिक जाएगी ये। अगर सुबह मॉर्निंग में बेची, सुबह मॉर्निंग बिक जाएगी, दोपहर में चाहिए तो दोपहर में बिक जाएगी। तो ये एक ऐसा जानवर, क्योंकि इसमें कोई सोशल टैबू नहीं है कि इसका मीट है वो हर प्रजाति, हर जाति, हर देश में खाया जाता है। ऐसा नहीं है जैसे कुछ टैबू है, जैसे गाय है, भैंस है, कोई और चीज़ें हैं, कोई सूअर है, दूसरे मीट की चीज़ें होती है जो कोई कोई जाति प्रजाति विशेष वर्ग के लोग नहीं पसंद करते, वो अपनी पसंद होती है, उसी को ऐसी बात नहीं। लेकिन भेड़ और बकरी एक ऐसा जानवर है जिसको हर जात धर्म का, हर देश में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से ऊन हर जगह प्रयोग की जाती है, इसका दूध प्रयोग किया जाता है, इसकी मेंगनी खेतों के लिए लाभदायक है। इसलिए ये पशु बहुत ही लाभदायक है, और इसको कभी भी किसी भी टाइम बेच करके अपना कोई भी बड़ा फंक्शन भी, छोटा फंक्शन भी अपना किसान भाई बड़े आराम से कर सकता है। अगर मान लो कभी कोई मेहमान ही आ गया और अब उसको कहे भी चाय के लिए चाहिए, चाय के लिए, भैंस तो दिन में 2 या 2 बार ही दूध देती है, ये तो किसी भी टाइम इतना दूध दे देती है। अगर वो उसके पास ब्याई हुई है भेड़ है तो उस तरह से टाइम चाय भी बनाई जा सकती है। इतना ये सदुपयोगी भेड़ है और बकरी है कि आप किसी भी टाइम उसका दूध दिन में निकाल करके 2 कप, 3 कप चाय, 4 कप चाय बना सकते हैं और अपने गेस्ट को, मेहमान को अटेंड कर सकते हो। इतनी इसकी महत्व है इसकी। अब मैं इस संबंध में मेमने से स्टार्ट करूंगा कि जैसे मान लो नवजात शिशु उत्पन्न हुआ भेड़ से, तो सर्वप्रथम बात यह है कि जो बच्चा पैदा हुआ है तो हमें उसकी देख करके उसके मुंह में से थोड़ा सा कोई भी झाग है, कोई चीज़ लार है, वो हम निकाल दें। निकाल कर जितना यथाशीघ्र संभव हो उसको माँ का दूध पिलाया जाए, जिसको कोलोस्टोम भी कहते हैं, खीस भी कहते हैं, जिससे कि उस मेमने के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और उसका जीवन आगे बिना किसी बीमारी के भी निकल सकता है, अगर उस टाइम उसकी देखरेख अच्छी हो गई है तो। और उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़े समय बाद, 2, 4, 5 घंटे बाद उसका 2 इंच की छोड़ करके उसकी जो नाड़ है उसको हम 2 इंच छोड़ कर शरीर के साथ उसको हम काट दें, और काट करके हम जो आपके टिंचर आयोडीन की उसकी ड्रेसिंग कर दें, जिससे कि टेटनस के किसी भी रोग से हम उसको बचाया जा सके मेमना को। अगर मान लो हमारे पास उस टाइम काटने का साधन नहीं है तो किसान भाई एक चीज़ का विशेष ध्यान रख सकते हैं कि 2 इंच शरीर से छोड़ करके हम उसको अच्छे से तेज़ी से उसका धागा बांध दें। कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं। मान लो अच्छे से कैंची हमारे पास उस टाइम उपलब्ध नहीं है तो हम धागा बांध दें, और जब धागा बांधे को धीरे धीरे करके उसकी जो है नाड़ वहाँ पर वो कट जाएगी। लेकिन हम टिंचर आयोडीन का जरूर प्रयोग करें, और उसी टाइम जब करने के बाद हम उसको लिक्विड पैराफिन करीबन 4 से 5 ml की 5 ml की सिरिंज ले लें। हम जो इंजेक्शन लगाते वाली सिरिंज यूज़ कर सकते हैं,
कोई नई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम पुरानी भी यूज़ कर सकते हैं। और 5 ml लगभग हम लिक्विड पैराफिन लेके उस मेमने को पिला दें, तो जो उसके पेट में या कोई भी चीज़ का अंश रह गया है किसी भी प्रकार का, तो वो आराम से मेंगने के उसके माध्यम से वो निकल जाएगा और वो आराम से दूध पिएगा और उसको किसी प्रकार का पेट में दर्द भी नहीं होगा। तो ये विशेष मेमने का उससे पैदा होते ही हमें ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम में जितना हो उसके साफ़ सफाई के स्थान पर रख करके और भेड़ के दूध का उसको हमें उसको पिलाना, ताकि कोलेस्ट्रॉल उसके पेट में जल्दी से जल्दी 1-2 घंटे 1 घंटे के अंदर ही चला जाए। वैसे तो मेमना अपने आप में सक्षम होता है, वो अपना आप पी लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार मान लो 2 बच्चे आ गए, 3 बच्चे आ गए, 4 बच्चे आ गए, या मान लो कोई कमज़ोर ऐसा बच्चा है, तो हम थोड़ी देर देख लें, वेट कर लें। अगर नहीं पी पा रहे हैं तो हम अपने उसको थोड़ा सहयोग करके साथ दे करके उसको मदर के साथ लगा दें, जिससे कि वो अपना आराम से दूध वो कोलेस्ट्रॉल पी ले। सबसे पहला उसका मेमने का। अब रही प्रेग्नेंट की बात, यानी ज्ञापन भेड़ों की बात। ज्ञापन भेड़ की अपने आप में एक बहुत ही समझो फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि यहीं से बच्चे की ग्रोथ होती है, यहीं से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। तो अब ये कहेंगे कि जो लास्ट का जो समय होता है, यानी कि भेड़ में कुल गर्भधारण का 5 महीने का समय होता है। तो जब मान लो भेड़ को 3.5-4 महीने की ज्ञापन हो जाती है, तब हम उसका विशेष ध्यान रखें कि हम उसको अच्छे से खाना पीना चारा दें, उसकी सब सारी शारीरिक जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी करें, और हम साथ में खिलाने के बाद भी हम करीबन 150-200 ग्राम उसको दाना दें, जिससे कि जब वो भेड़ ब्याए तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और उसके अंदर दूध भी ज़्यादा होगा। तो वो जब दूध ज़्यादा होगा, स्वस्थ बच्चे होगा, तो नेचुरल है कि इससे किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। क्योंकि इस समय जो भी बेच और ख़रीद का जो बात है वो लैम्प के साथ ही होती है, कि हर प्रकार का जो अपने देश में ले लो चाहे बाहर में ले लो, आपका जो लैम्प मटन पर विशेष जोर आ रहा है कि अच्छे से अच्छे मेमने उत्पादन हो और 3-4-5 महीने का अच्छे से करके हम उसको बेच के अच्छा मुनाफा कमा लें और हम वो दूसरे उसके प्रयोग में भी उसको ले सकते हैं। और रही अब उसके बाद हमारे पास ब्रीडिंग फ्लोक, तो जो भी हमारे पास फ्लोक रखते हैं, जैसे किसान भाई अमूमन तौर पर 50, 60, 70 तक का फ्लोक रखते हैं, तो हम उससे विशेष ध्यान रखें कि जो मान लो भेड़ कोई 2, 3, 4 साल से लगातार नहीं कोई बच्चा दे रही है या प्रॉब्लम हो जा रही है उसका रिप्रोडक्शन गर्भधारण करने में, तो हमारे को वो भेड़ अपने को उसको निकाल देनी चाहिए, कलिंग कर देनी चाहिए। हमें उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा ये है कि उस ब्रीडिंग फ्लोक में जो अपने पास किसान भाई मेंटेन किए हुए, उसमें कोई भी मेंढा हम 2 साल से ज़्यादा किसी भी सूरत में प्रयोग नहीं करें, क्योंकि अगर हम 2 साल से ज़्यादा प्रयोग करेंगे उस मेंढा का, तो हमारे फ्लोक में विभिन्न प्रकार की कोई भी बीमारी ऐसी आ सकती है जिसको किसी दवाई से ठीक करना लगभग असंभव सा हो जाता है, क्योंकि इसमें जीन का खेल है। वो जो जीन होता है खराब और रिसेसिव जी फॉर्म होता है, फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें बीमारी वो आनुवंशिक बीमारी आ जाती है, तो उसको ठीक करना संभालना बहुत मुश्किल कार्य है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे 2 साल के बाद हम उस एक मेंढा को प्रयोग करेंगे, तो इसमें बहुत ही क्लोज ब्रीडिंग हो जाएगी, कि इन ब्रीडिंग का रेशियो है वो बढ़ जाती है। जो शुद्ध भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि नज़दीकी का मिलान, वो गलत है, क्योंकि उसमें जैसे नज़दीकी का मिलान होगा तो उस जो रिसेसिव जीन है उसको चांस मिल गया कि वो इकट्ठे फॉर्म में आ जाएं, और इकट्ठे फॉर्म में आ जाएंगे तो वो कोई भी बीमारी सामाजिक जो कि नहीं दूर हो पाती है। तो हम इस तरह के आउट ब्रीडिंग के परे नहीं कि उसका, और हमें आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास मेंढा है, हमने लगभग 2 साल प्रयोग कर लिया, हम इस मेंढे को हमारी संस्थान से अपना नया मेंढा ले लें और अपने इस मेंढे को आप बेच दीजिए, या हमारे से नहीं उपलब्ध है या नहीं कारणों से आप आ पाए, तो आपके जो रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, आपको 40-50 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ से उनका मेंढा लिए हैं और अपना मेंढा उनको दे दें, तो आपको कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं है। तो यानी कि अदला बदली से भी आपका। अब कई किसान भाई जैसे हम समझाते रहते, कई कहते हैं अरे साहब हमारा बहुत अच्छा मेंढा है और हम तो 5-6 साल रखेंगे साथ, ये बहुत ही गलत है। हालांकि कुछ किसान लोग अब समझने लग गए हैं इस बात को कि भाई हमें नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे इनब्रीडिंग बढ़ जाती है। इनब्रीडिंग का मतलब नज़दीकी मिलान, उससे बीमारियाँ बढ़ती है, उससे उसकी फिटनेस और रिप्रोडक्शन ट्रेट पे बुरा प्रभाव पड़ता है भेड़ के, उसकी उत्पादन क्षमता कम होती है। तो हम उस मेंढे को हम 2 साल के बाद बिल्कुल भी नहीं प्रयोग करें। मैं हर एक किसान भाई पशुपालक से यही निवेदन करता हूँ कि 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा। अब लोग बाग समझने लग गए हैं, अब वो नहीं रखते हैं। पहले उनके था एक उनके कहिए कि मोह हो जाता था उस मेंढा के प्रति, अगर भाई हम तो यही मेंढा रखें, हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे आते हैं तो यही रखेंगे। अब उनको वो हमने थोड़ा जो एक भ्रांति थी वो निकल गई कि हम दूसरा मेंढा बच्चा उपलब्ध करके उससे भी अच्छे बच्चे लिए जा सकते हैं।
जैसे इसका किसान भाइयों का है, पशुपालकों का, हर इंसान चाहता है कि आमदनी बढ़े, क्योंकि इंसान की जो आम जीवन है उसमें भी ज़रूरतें हैं और उससे खर्चे हैं वो भी सब थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो और पैसे भी, कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसान की, पशुपालक की भी आमदनी बढ़े। तो भेड़ों में खास करके, बकरियों में खास करके बढ़ाने की अवधि है कि हम अच्छी नस्ल के हम भेड़ बकरी रखें और हम ये देखें कोई भी भेड़ बकरी ऐसी ना हो जो बीमार हो, कोई बात हो किसी भी प्रकार से, तो हम जितना जल्दी हो सके उसको हम कलिंग करें। और कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा हो गया और मान लो बढ़ नहीं रहा है कोई जेनेटिक्स वजह से या किसी और बीमारी की वजह से, तो हम उसको जल्दी से जल्दी अपने स्टॉक से उस मेमने को वहाँ से निकाल दें। और हम या बन के टाइम और बच्चा दूध पी रहा होता तब हम खास कर भेड़ का और बच्चे का हम विशेष थोड़ा सा ध्यान रखें खिलाने पिलाने का। इससे उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा और वज़न ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी कीमत भी ज़्यादा मिलेगी। और हम उन भेड़ों का और उन बकरियों का रखें जिसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नस्ल है। अच्छी नस्ल मतलब से हमारे पास अभी शान है, तो अगर मान लो आप ये पालोगे तो आपका एक बार में 2 बच्चे 3 बच्चे दे रही है, तो नेचुरली उसकी दुगनी तिगनी की तरफ तो हम बढ़ी रहे इनकम में। मान लो कि अमूमन तौर पर 3 महीने का वज़न जो है, जो हम देखते हैं भेड़ों के बच्चों का, मेमनों का, वो 15-16 किलो होता है। और मान लो यही आपके पास 3 बच्चे हुए तो आप 40-45 किलो हो गया। अब आप इसको बेचिए मार्केट में, 4 महीने 5 महीने अमूमन तौर पर बेचते हैं, और अगर आप 6 महीने तक जाते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा है। उसमें आपके पास 4 बच्चों के, 4 बच्चे दे दिए तो वो कम से कम भी आपका 70-75 किलो वज़न आता है 6 महीने पे, जो कि अगर आप उसको देखोगे तो वो 6 महीने 30-32 किलो ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो दुगने से भी ज़्यादा है, 3 गुना 4 गुना। तो हम ये कहेंगे कि हम ऐसी भेड़ का जिसकी उत्पादन क्षमता अच्छी हो और भेड़ की उत्पादन करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि ब्रीड पर हम विशेष ध्यान रखें। साथ में जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, हम उसको समय अनुसार उसकी वैक्सीन करें जिससे कोई बीमारी हमें ना लगे। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई जानकारी या आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।